नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट का सो नो न्यूज ओनली इन्फो ओवरव्यू। आज का यह एपिसोड आपकी जिंदगी में सामूहिक रूप से अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट यानी एक करिश्माई लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन उसकी एक बेहद ही खास और अलग सी शर्त है। और वह शर्त यह है कि आपको यह एपिसोड अन्य वीडियोस की तरह सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि आपको इस एपिसोड को अपनी जिंदगी का एक प्रैक्टिकल हिस्सा यानी ए पार्ट ऑफ लाइफ भी बनाना है। No news, only info overviews. क्योंकि अब तक आप अपनी जिंदगी को व्यक्तिगत या कहें कि निजी रूप से जीते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको सामूहिक होना होगा, क्योंकि हमारा यानी एक आम आदमी का आर्थिक संकट उसके व्यक्तिगत होने से ही है। वही एक आम आदमी का सामूहिक हो जाना ही उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक बेहद कारगर फार्मूला साबित हो सकता है। सामूहिक, व्यक्तिगत, आर्थिक संकट जैसे शब्दों से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आम आदमी अक्सर समाज में इतना सताया गया होता है कि हर कोई उसको आर्थिक नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। इसलिए आम आदमी आर्थिक शब्द से भी घृणा करने लगता है, क्योंकि इस शब्द ने कभी भी उसे लाभ नहीं पहुंचाया है, कभी भी उसे कोई मजबूती नहीं दी है, बल्कि उल्टा उसे हर कदम पर छला है। फिर चाहे वह निजी हॉस्पिटल्स के महंगे महंगे बिल्स के नाम पर हो, या बच्चों के स्कूल की मोटी फीस के साथ ही अन्य स्कूली खर्चों के नाम पर उसे ठगा गया हो, या फिर प्राइवेट फाइनेंस वाले लोन की ईएमआई के नाम पर लूटा गया हो, या अन्य ऐसे ही किसी प्राइवेट कल्चर के किसी एक नए सिस्टम के नाम पर उसे ठगा गया हो। जहां एक आम आदमी व्यक्तिगत हो जाता है, वहीं से उसके आर्थिक संकट की स्थिति डामाडोल होने लगती है। आर्थिक मजबूती का अगर कोई ब्रह्मास्त्र या मूल मंत्र हो सकता है, तो वह यह हो सकता है कि आप निजी जीवन को छोड़कर सामूहिक जीवन का महत्व समझें। मतलब आप व्यक्तिगत यानी निजी अथवा प्राइवेट व्यवस्था से बाहर निकलें। यदि आपके मत यानी आपके वोट से चुनी सरकार की सामूहिक व्यवस्था का हिस्सा बनते हैं, तब आप निश्चित रूप से एक बड़े हिस्से की सेविंग्स ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा इस निजीकरण की भेंट चढ़ने से भी बचा पाएंगे। हालांकि यह मंत्र कुछ लोगों के दिमागी पटल पर स्कैन ही नहीं हो पा रहा होगा। आइए इस निजीकरण और सामूहिकता वाले चक्रव्यूह को प्रैक्टिकली और एक उदाहरण से भेदने यानी समझने की कोशिश करते हैं। यदि भारतीय कानून मिनिमम वेज एक्ट यानी न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के मुताबिक सभी श्रेणियों के कर्मचारी एवं मजदूर वर्ग के श्रमिकों की एवरेज यानी औसत पारिश्रमिक की बात करें, तब अगर एक आम आदमी बिना छुट्टी किए हुए साल में 365 दिन काम करता है, तब उसका मासिक पारिश्रमिक यानी सैलरी लगभग 12,000 रुपए महीने यानी 400 रुपए प्रतिदिन और 1,44,000 सालाना होगी। आपको नोटिस करना होगा कि यह सालाना पगार का आंकड़ा छूना इतना आसान भी नहीं, क्योंकि इस आंकड़े को छूने के लिए हर छुट्टी के नाम पर सिर्फ काम करना होगा, वो भी पूरे 365 दिन और फुल शिफ्ट। वहीं यदि 1,44,000 वार्षिक कमाने वाले एक आम इंसान की जिंदगी को समझने की कोशिश करें, तब हम पाएंगे कि हमारी सरकार की फैमिली प्लानिंग विजन बच्चे दो ही अच्छे के मुताबिक लगभग सभी क्लास के एवरेज के मुताबिक 2 बच्चों की फीस का एक्सपेंस यानी खर्च एक औसत विद्यालय के मुताबिक निकालना होगा, जिनकी औसत फीस और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस 1,200 रुपए प्रति 2 बच्चे प्रति महीने के मुताबिक लगभग 14,400 रुपए प्रति वर्ष का अनुमानित खर्च होगा। इसके अलावा 2 बच्चों की 4 जोड़ी फुल यूनिफॉर्म का सालाना खर्च भी लगभग 4,000 रुपए होगा। हालांकि 2 बच्चों के स्कूली खर्च का गणित अभी भी अधूरा है, क्योंकि बच्चों की फीस, ट्रांसपोर्टेशन, यूनिफॉर्म का जुगाड़ तो हो गया, लेकिन एक मुख्य मुद्दा भी बाकी है, क्योंकि यह वो मुद्दा है जिससे छात्र का छात्र होना साबित होता है। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं छात्रों के मित्र यानी बुक्स की। निजीकरण वाले स्कूल्स की फैशन यानी रिवाज के मुताबिक आज निजी विद्यालयों में निजी प्रकाशकों की बुक्स का चलन देखने को मिलता है, जो एक आम आदमी के लिए वहन कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि जब पेरेंट या कहें कि गार्जियंस अपने बच्चों का बैग बनवाने मार्केट में जाते हैं, तब किसी एक निश्चित शॉप पर ही उनके बच्चों के स्कूल की बुक्स मिलती हैं। वहीं अगर स्कूल की बुक्स की कीमत की बात करें, तो यह बेहद चौंका देने वाली हो, क्योंकि किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रकाशक हमेशा अपनी बुक्स महंगी रेट पर बाजार में सेल करते हैं। ऐसा एक प्रकाशक को क्यों करना पड़ता है, इस टॉपिक पर एक अलग ओवरव्यू वीडियो बनाना तय है, जिसमें प्राइवेट पब्लिकेशन वाले रिवाज पर एक स्पष्ट और अवेयर फुल ओवरव्यूज एपिसोड आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मुद्दे की बात कर लेते हैं। तो आपको 2 छात्रों के बैग पर ही लगभग 3,000 रुपए प्रति छात्र के हिसाब से 6,000 रुपए 2 छात्रों के लिए सालाना खर्च करना होगा। यह तो था एक आम आदमी के बच्चों की लाइफ बनाने के लिए उसकी खुद की लाइफ में फाइनेंस का एक बड़ा झटका, जो झटका उसको खराब से खराब वक्त में भी बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने, सपने को पूरा करने के लिए हर बार खाना ही पड़ता है।
फिर चाहे उसके घर की रोजी रोटी में ही खतरा क्यों ना आ जाए। हालांकि यह बच्चों की शिक्षा से संबंधित एक आम आदमी का वह बजट भी था जो एक आम आदमी को आम रखने में एक बड़ा किरदार निभाता है। लेकिन यही शिक्षा अगर सरकारी स्कूल से ली जाए तब वह खर्च शून्य हो जाता है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इससे आम आदमी की इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब बच्चों की फीस, बुक्स, यूनिफॉर्म की चिंता ही नहीं होगी तो यह सारा खर्च सेव किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक आम आदमी की सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ाने से सामाजिक विचारधाराएं रोकती हैं। भारत में अक्सर देखा गया है कि सरकारी स्कूल के प्रति समाज में एक ऐसा नजरिया बना हुआ है जो अपने आप में नकारात्मक तो है ही, साथ ही बेहद असाधारण और निराशाजनक भी है। क्योंकि हमारे समाज में धारणा है कि सरकार के बने हुए स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहद ही घटिया है। वहीं हमारा सामाजिक तर्क यह भी है कि सरकारी स्कूलों में टीचर समय पर आते ही नहीं है, साथ ही टीचर्स का बच्चों को पढ़ाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं। तो वहीं सरकारी स्कूलों के प्रति हमारे समाज का एक दृष्टिकोण यह भी देखा गया है कि इन स्कूल्स का मैनेजमेंट भी बच्चों को एक बेहतर और प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटिव एजुकेशन दे पाने में असमर्थ है। ऐसी विचारधाराओं के चलते ज्यादातर सरकारी स्कूलों का स्टेटस हमारे समाज में बेहद निराशाजनक बना हुआ है। लेकिन हर निराशा के पीछे एक आशा की किरण भी छुपी होती है। तब यहाँ हम स्पष्टता से कह सकते हैं कि सरकार द्वारा एक बड़ा बजट हमारे देश में शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है। तब एक जागरूक नागरिक व एक जागरूक अभिभावक के दृष्टिकोण से देखा जाए तब हम कह सकते हैं शिक्षा के लिए 1,12,899 करोड़ रुपए जैसे उचित बजट के साथ ही गांव-गांव सरकारी स्कूल हैं और इन स्कूलों में बाकायदा शिक्षक भी तैनात हैं। इसके साथ ही कुछ एक स्कूलों को नजरअंदाज करें तब लगभग हर स्कूल में बिजली, पानी, लाइट के साथ ही फर्नीचर की भी उचित व्यवस्था है। और सरकार द्वारा इन संचालित स्कूल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट प्री प्राइमरी और प्राइमरी तक के बच्चों के लिए मिड डे मील जैसी उचित व्यवस्था के साथ ही हमारी सरकार के पास सबसे एडवांस्ड और सुपरविजन वाला मैनेजमेंट भी है, जो इन गवर्नमेंट स्कूल्स की मॉनिटरिंग करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर जिला एवं राज्य के साथ ही केंद्र स्तर तक भी विभागीय अधिकारी तैनात हैं, जो इन स्कूल्स के उचित व्यवस्थापन के साथ ही स्कूल के शिक्षकों, छात्रों के साथ उनके अभिभावकों की शिकायतों पर भी यथासंभव निस्तारण करने का काम करते हैं। वही एक नजरिए से देखा जाए तो एक निजी यानी प्राइवेट स्कूल आपको इस तरह का स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कभी नहीं दे सकते, क्योंकि ये निजी विद्यालय किसी एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं, जिसका खुद का कोई एक गवर्निंग बोर्ड होता है जो सिर्फ अपने फायदे के अनुकूल पूरे स्कूल को गवर्न करता है और अपने बिजनेस प्रॉफिट के अनुसार सारे फैसले लेता है। जैसे अच्छे कमीशन वाले बुक्स, पब्लिकेशन, यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को ही अपने स्कूल में अलाउड करके मोटा मुनाफा कमाना इनका धर्म बना हुआ है। फिर इन सबका छात्रों के अभिभावकों पर कुछ भी फर्क पड़े इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं होगा। अगर सरकारी और निजी विद्यालयों को तुलनात्मक नजरिए से ऑब्जर्व करें तब ये कितना सही है कि सरकारी स्कूल के लगभग निःशुल्क और इतने सारे सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट्स को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देना क्योंकि इसमें पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का व्यक्तिगत स्टेटस, सामाजिक स्तर पर खराब हो जाता है। जबकि गंगाजल की तरह एक पवित्र सच तो यह है कि इन प्राइवेट स्कूलों के चक्कर में एक आम आदमी का पूरा वार्षिक बजट ही खराब हो जाता है। अगर हमारा समाज एक जागरूक समाज का परिचय दे तब हम सरकारी स्कूलों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि स्कूलों को बिल्डिंग, टीचर्स और मैनेजमेंट बनाना नहीं है बल्कि ऑलरेडी बना हुआ है। और अगर बात करें शिक्षकों के अनियमित आचरण जैसे समय पर स्कूल नहीं आना, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं देना या एक अच्छे मैनेजमेंट में कमी रखना, ऐसी स्थिति में सभी बच्चों के अभिभावकों को मिलकर सामूहिक रूप से मैनेजमेंट की इस स्थिति में सुधार के बारे में बात करनी चाहिए। और अगर फिर भी सुधार न हो तब उच्च अधिकारियों से शिकायत करनी चाहिए और तब भी कोई सुनवाई नहीं होने की स्थिति में एक लिखित शिकायत पत्र के साथ अपने प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री से मिलकर स्कूल की इस स्थिति से अवगत कराते हुए एक उचित स्कूल प्रबंधन की मांग रखनी चाहिए। फिर भी सुनवाई नहीं होने की स्थिति में सभी अभिभावकों को विद्यालय पर धरने सहित सरकार के एजुकेशन सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन का जिक्र भी अपने शिकायत पत्र में जरूर करना चाहिए। अभिभावकों की इस तरह की जागरूकता के फलस्वरूप यकीनन सरकारी स्कूलों का मैनेजमेंट ठीक ही नहीं होगा, बल्कि देश के सभी नागरिकों की ऐसी ही सामूहिक जागरूकता के चलते सरकारी अस्पताल, सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम व अन्य सरकारी विभाग भी अपने अपने काम नागरिकों के मुताबिक करने लगेंगे। क्योंकि सामाजिक जागरूकता के साथ ही सामूहिक एकता में इतनी शक्ति है कि अगर सभी नागरिक बड़ी से बड़ी समस्या के प्रति संयुक्त और सामूहिक रूप से अपनी अपनी मांग के साथ अपनी आवाज बुलंद करेंगे तब न सिर्फ भ्रष्ट अधिकारी बल्कि सत्ता में बैठी सरकारें भी हिल जाया करती हैं। क्योंकि जागरूकता के साथ ही एकता में असाधारण शक्ति यानी अनलिमिटेड पावर जो होती है।
वहीं अगले चरण में बात करें आम आदमी के बजट की, तब हम देखते हैं कि मौसमी यानी सीजनल बीमारियों जैसे सर्दियों के मौसम में खांसी, जुकाम और बुखार, तो वहीं गर्मी के मौसम में हैजा और बारिश के मौसम में कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स के चलते एक आम आदमी अक्सर प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करता है। यहाँ सामान्य तौर पर तीनों सीजन में अगर एक भी परिवार का सदस्य इन बीमारियों की चपेट में आता है, तब एक निजी चिकित्सालय के डॉक्टर की फीस, महंगे महंगे टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही प्राइवेट फार्मेसी की अंग्रेजी दवाइयों के बड़े बड़े बिल्स का पूरी साल का खर्च लगभग 5,000 रुपए सालाना मान लेते हैं। लेकिन जब हम सरकारी स्कूल की तरह ही सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं, जहां डॉक्टर की फीस, टेस्ट रिपोर्ट के साथ साथ दवा भी लगभग मुफ्त दी जाती है, तब हमारा सालाना हेल्थ बजट भी लगभग शून्य हो जाता है, जो कि आम आदमी के लिए एक बड़ी सेविंग्स हो सकती है। हाँ, यहाँ बताना जरूरी है कि वहीं हमारा समाज सरकारी हॉस्पिटल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी ठीक सरकारी स्कूलों वाले नजरिए से ही देखता है। लेकिन इसका समाधान भी ठीक वैसा ही है, क्योंकि सरकार के पास स्वास्थ्य के लिए भी एक प्रॉपर बजट होता है। उसका हॉस्पिटल्स, डॉक्टर के साथ ही दवा और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी उचित रूप से होती है। जरूरत है तो हमें अपना नजरिया बदलकर जागरूक होने के साथ ही अगर संगठित होता है, तब सरकार के सभी विभाग अपने प्रॉपर रूटीन और मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आम नागरिकों को प्राइवेट यानी निजी सिस्टम वाले संस्थानों जैसी बेहतर सेवाएं देने के साथ ही एक बेहतर अनुभव भी दे सकते हैं। लेकिन सरकारी तंत्र को लापरवाह बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे नजरिए का है, और दूसरा हमारे सामुदायिकता यानी सामाजिक एकता को छोड़कर निजी या कह सकते हैं कि व्यक्तिगतता की तरफ रुख करने का भी अपना एक योगदान है। इसके साथ ही हमारे सरकारी तंत्र को मनमानी करने की छूट देने का भी अपना एक अहम और पुख्ता योगदान है इस सरकारी तंत्र को भ्रष्ट, करप्ट और खराब करने का। उम्मीद है यहाँ आप निजीकरण वाले सिस्टम और सामूहिक या सामुदायिकता वाले सिस्टम में फर्क समझ पाए होंगे, और आपने यह भी जान लिया होगा कि निजीकरण वाला सामाजिक दोष एक आम आदमी की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित तो करता है, साथ ही उसके अधिकारों से वंचित रखता है, और यही निजीकरण उसे ऐसा कोल्हू का बैल बना देता है जो उतना ही कमाता है और प्राइवेट वाले सिस्टम के चक्रव्यूह में उसे साल के अंत तक खर्च कर देता है। कभी कभी तो इमरजेंसी जैसी स्थिति में सामान्य से अधिक खर्चे के चलते आम आदमी खुद को गिरवी रखने के लिए भी मजबूर हो जाता है, और कर्जे वाले कुएं से बाहर आना एक बहुत बड़े चैलेंज की तरह साबित होता है, जिससे एक आम आदमी के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोगों में ऐसे हालातों से लड़ने की हिम्मत और जज्बा नहीं होता है। ऐसे लोग किस तरह के कदम उठाते हैं यह बताना यहाँ आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे माहौल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। यहाँ हम सबको ध्यान देना होगा कि सरकारी तंत्र में यानी सरकार का ये जो सिस्टम है और सरकार की सेवाओं का ये जो मैनेजमेंट है, उसमें किसी भी लापरवाही करने वाले व्यक्ति की शिकायत हम न सिर्फ उसके विभाग तक कर सकते हैं, बल्कि खंड जिला स्तर से होते हुए हम इसे केंद्र स्तर तक भी कर सकते हैं, जिससे उम्मीद बनती है कि किसी एक स्तर पर जाकर उस समस्या का समाधान सामान्यतः संभव हो सकता है। लेकिन उसके लिए शर्त फिर भी वही है कि हम सबको निजीकरण छोड़कर यानी सामुदायिकता पर बल देना होगा, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि निजी विद्यालय, निजी अस्पतालों या किसी भी अन्य निजी संस्थानों में इस तरह का कोई भी मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि हर किसी संस्थान में अंतिम निर्णायक उसी संस्थान का कोई एक मुखिया ही होता है और उसी के सारे फैसले अंतिम फैसले माने जाते हैं। लेकिन सरकारी तंत्र में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल इतना ही। प्राइवेट यानी निजीकरण वाली व्यवस्था से ऊपर उठने के लिए सामूहिकता के साथ ही जागरूकता भी अपनाएं और अपनी रुकी हुई वित्तीय रेलगाड़ी को एक नया रास्ता देकर एक बेहतर फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन करें और अपनी इनकम का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा अपने खुद के विकास पर इन्वेस्ट करें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अवेयरनेस इश्यूज पर डिटेल्ड ओवरव्यूज देखने के लिए देखते रहिए ऑपरेशन प्रो फाउंडेशन ट्रस्ट का शो नो न्यूज ओनली इन्फो ओवरव्यूज। मुझे दीजिए शुक्रिया। No news, only info overviews.